Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं डियर स्टूडेंट्स? आज बड़े दिनों के बाद आपसे गपशप हो रही है और इस सिलसिला में कि आज एक बहुत ही अहम तरीन टॉपिक आपसे डिस्कस किया जाए। मुझे तकरीबन 3 एक ही बच्चे के मैसेजेस मौसूल हुए जिसमें मुझसे इस टॉपिक पर एक लेक्चर तलब किया गया है। जो लेक्चर मुझसे तलब किया गया है उसका जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है जदीदियत और माबाद जदीदियत के मबाहिस। आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा है और आज इस लेक्चर के रेलिवेंटेड मैं आपको 5 ऐसे अहम तरीन सवालात जो हर साल पेपर्स में बार बार आते हैं, उन 5 सवालों का एक ही जवाब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये आज बड़ा सादा सा एक सवाल है और बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तवज्जो के साथ इसको सुनिएगा और कोशिश करें कि कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इसको आप साथ साथ लिखते जाएं। कुछ सवालात जो तकरीबन कोई पिछले 4-5 सालों में आए हैं और इनमें कुछ ऐसे सवालात हैं जो तकरीबन गुज़श्ता से पेवस्ता कंटिन्यूसली बार बार आते ही रहे हैं। पाकिस्तान अदब में जदीदियत के रुझान पर तफसीली नोट लिखिए। उर्दू अदब में जदीदियत के रुझान का जायज़ा लीजिए। जदीदियत क्या है, जामे तबसरा कीजिए। जदीदियत एक नए तजुर्बाती दौर का नाम है, बहस करें। और जदीदियत मुआसराना हकीकतों में नई बसीरत और मानवियत की तलाश है। क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं? चलें जी, जवाब शुरू करते हैं। जवाब शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं ये वाला लेक्चर जो है ना, अगर तो इसको आप पूरा तवज्जो के साथ सुन लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपसे आपके जहन में वाज़ेह हो जाएंगी। अगर नहीं सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। अगर तो सुनने के लिए बैठे हैं तो मुकम्मल लेक्चर को सुनिएगा भी सही और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे पता चल जाए कि इस वक्त कितने लोग सुन रहे हैं। इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं अपने बेहतरीन अंदाज के साथ इस सिलसिला इल्म को मज़ीद आगे बढ़ाता रहूँ। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं एमए उर्दू लेक्चर्स। हमारे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को लाजमन प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मौजूद हो। और इस लेक्चर को सुनने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलो हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। आप पहला पॉइंट बनाएंगे जदीदियत। 20वीं सदी में जहां सियासत और मुआशरत और सनत व हिरफत तिजारत में इनकलाबात रूनुमा हुए हैं, वहां अदब में भी नई नई तहरीकें जन्म लेती रही हैं। क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़, ये 2 अलग अलग तहरीकें हैं। इस पर मैंने एक डिटेल के साथ लेक्चर बनाया हुआ, वो सुन लीजिएगा। फ़िलहाल मैं इस बात को कवर कर देता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अदबी दुनिया को मुख्तलिफ नए मौज़ूआत से मुतारिफ़ करवाया है, रुशनास करवाया है। इन तहरीकों के अलावा बाज़ अदबी रवैयों ने भी इस दौर में जन्म लिया, जिनमें से बाज़ तहरीक की सूरत में ज़ाहिर हुए और उन्होंने उर्दू अदब पर अपने गहरे असरात मुरतब किए हैं। बाज़ अदबी रवैये वक्ती तौर पर उभरे हैं लेकिन शोहरत और कबूलियत की महरूमी की वजह से अपना वजूद बरकरार नहीं रख सके। उर्दू अदब में जदीदियत की इस्तिलाह का शोर पाकिस्तान बनने के बाद उठता है। इसके नतीजे में ये बहस चल निकली कि जदीदियत आखिर है क्या? क्या हर नए लिखारी की अदबी तख्लीक एक जदीदियत के दायरा में आती है या कुछ और है? तो हमारे अदब में जदीदियत का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता आ रहा है और इसे इतने मानी और मफाहिम दिए जा चुके हैं कि ये लफ्ज़ परेशान ख्याली का मुतरादिफ होकर रह गया। ऐसे लगता है कि हर लिखारी जो अपनी सलाहियतों की कमज़ोरी पर हावी नहीं होता, अपनी कमज़ोरी को जदीदियत का नाम दे देता है। और मशहूर मगरबी नक़ाद T.S. एलियट ने जदीदियत के हवाले से क्या लिखा, जानिए। शायर का काम नए जज्बात की तलाश करना नहीं है बल्कि मामूली जज्बात का इस्तेमाल करना है। उन्हें शायरी में बरतते वक्त ऐसे एहसासात का इजहार करता है जिससे जज्बाती लिहाज से बिल्कुल नए हों। उसमें असल में ख़राब शायर वहाँ बेखबर होता है जहाँ उसे बाखबर होना चाहिए था।
اور وہاں باخبر رہتا ہے جہاں اسے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ تو جدیدیت کا تعلق زمان اور مکان سے ہے، اور اس لیے اس کی تعریف بھی زمان اور مکان کے حوالوں سے ہی ممکن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس عمل میں جو مختلف زمانوں میں مختلف ہوتا ہے، اس حوالے سے انور سجاد کا ایک قول میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ اگر آج پریم چند کی طرح لکھوں گا تو بے معنی ہو جائے گا۔ کسی بھی گزرے ہوئے عظیم ناول نگار کے اسلوب میں لکھنا نہ صرف میرے لیے بلکہ عمومی طور پر ادب کے لیے بے ثمر ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کی طرح ادب بھی متحرک اور زندہ حقیقت ہے۔ جہاں سب طرف سب کچھ ارتقا پذیر ہو تو ناول کسی ایک جگہ سے اٹھ سکتا ہے۔ ادب ابدیت میں موجود نہیں رہتا بلکہ تاریخ میں زندہ رہتا ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس زمانے کا ادیب ہوں اور میں اپنے وقت کو قبول کرتا ہوں۔ اس پوائنٹ کے بعد آپ اگلا پوائنٹ بنائیں گے کہ شاعری میں جدیدیت کس کس طرح سے کس کس بندے نے پیش کی۔ پہلا، فیض احمد فیض۔ یہاں پر پوائنٹ آپ بنائیں گے کہ شاعری میں جدیدیت کے حوالے سے میرا جی نے کہا تھا کہ نئی شاعری ہر اس موضوع کلام کو کہا جا سکتا ہے جس میں ہنگامی اثر سے ہٹ کر کسی بات کو محسوس کرنے، سوچنے اور بیان کرنے کا انداز نیا ہو۔ یعنی اگر کوئی شاعر روایتی بندوں سے الگ رہ کر احساس، جذبے یا خیالات کے اظہار میں انفرادیت کو نمایاں کرتا ہے تو وہ نیا شاعر ہے۔ فیض احمد فیض کا پوائنٹ آپ بنا لیں، ناصر کاظمی کا بنا لیں، اس میں جدیدیت کے حوالے سے منیر نیازی، سیف الدین سیف، شکیب جلالی، اور اس میں آپ ان کی جو جدیدیت ہے انہوں نے ایک طرف معنی کو دوسری طرف جو ایک رکھا ہے اس کو آپ جدیدیت میں لے کے آ سکتے ہیں۔ ایک سادہ سا اس کا ایک مفہوم تھا، میں نے بس سادہ سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، سلامتی والی زندگی نصیب ہو۔ اللہ حافظ۔ Audio Jungle.